गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और आज उनका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2। तो दोस्तों इसमें हम क्या पढ़ें कल उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले की क्लास में हम देख चुके हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम इनकी वर्ग की परिभाषा की हम बात करें तो हम इनके बारे में बताएं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे, जैसे हमारे पास x है, अगर x को x से ही गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x स्क्वायर। तो ये जो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर जो है ये x का वर्ग कहलाता है। x का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यह देखें कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोस्तों हम जैसा कि परिभाषा के अनुसार हम देखें तो प्राकृत संख्या का जो वर्ग होगा ना दोस्तों, प्राकृत संख्या का वर्ग वही हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो हम कल पढ़े हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर किसे कहते हैं, यानी किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त जो गुणनफल होगा उस संख्या का स्क्वायर कहलाता है, अर्थात वर्ग कहलाता है। और पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो हमें प्राप्त होता है वह एक प्राकृतिक संख्या होता है, अर्थात प्राकृतिक संख्या का वर्ग, प्राकृतिक संख्या का वर्ग ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो जैसा कि दोस्तों हम बोले भी थे कि हमें स्क्वायर जो है हमें 20 तक याद रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी में से हम ये भी समझाए थे कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा और कब नहीं होगा, तो हम अगर देखने से हमें कोई पता बताए कि हमें बताइए, 5 उदाहरण दे रखा हो और कहेगा कि हमें बताइए पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे 5 हम कहे कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा बस। वैसे हमारे पास क्या और दोस्तों इसमें से अगर हमें यह कहें कि बिना गुणा के, बिना वर्ग के, बिना कुछ किए हमें सिर्फ देख करके बताइए कि कौन कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना हमें कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकता है, कौन कौन सी नहीं हो सकता है और नहीं है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ना 289 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या होने का रीज़न इनको हम निकाल करके भी दे सकते हैं। 324 है दोस्तों, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 222 जो है दोस्तों ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम कारण की बात करें तो हम यह देखे थे कल कि किसी भी वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 0 की संख्या विषम कभी भी संभव नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब इनकी बात करें तो सेम कंडीशन है, क्योंकि 2, 3 भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर पुनः फिर इनकी बात करें तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आशा करते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इनको मिटाते हैं और समझते हैं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक या किसी संख्या का इकाई अंक, अगर मान लेते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं एक बार क्या कि हमारा एक का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वह 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर
9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर दोस्तों 100 आएगा। तो हम यहाँ 10 की बात नहीं करते, ऊपर की बात करते। देखते हैं क्या जो हमें जो ये संख्या जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो हमें सारणी प्राप्त हुआ, इनसे हमें क्या समझ में आता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा जो 1 से लेकर के यहाँ 10 तक जो हम संख्या लिखी, एक प्राकृतिक संख्या है, और जब इनको हम वर्ग किए तो हमें प्राप्त होता है 1, इनका 4, इनका 9, इनका 16, इनका 25, इनका 36, इनका 49, इनका 64, इनका 81 और इनका 100 आता है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या समझ में आता है कि 1 का वर्ग किए तो इनका इकाई अंक 1, और 9 का अगर वर्ग किए तो इनका भी इकाई अंक 1 आया। वरना फिर 2 का अगर हम वर्ग किए तो इनका इकाई अंक 4, और 8 का जब वर्ग किए इनका भी इकाई अंक 4 होता है। देखिए ये और ये। फिर पुनः बात करें 3 का, यानी 3 का अगर स्क्वायर किए तो ये इनका प्राप्त होता हमें क्या, इकाई अंक 9, और 7 का जब हम स्क्वायर किए तो हमें इनका जो इकाई अंक प्राप्त होता है, इनका भी होता है 9। और पुनः अगर फिर बात करें दोस्तों, अगर हम 4 की, तो 4 का जब वर्ग किए तो इनका इकाई अंक होता है 6, और 6 का जब वर्ग किए तो इनका भी इकाई अंक होता है 6। सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 ही होता है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ देखें तो हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, ये दोस्तों याद रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इकाई अंक और वर्ग संख्या के इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। जैसे क्या अगर हम यहाँ बात करें 1 और 9 किसी संख्या का इकाई अंक है, किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है, तो वर्ग की जो संख्या का इकाई अंक होगा वह दोस्तों 1 होगा। ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा क्या, अगर 2 और 8 का किसी संख्या का इकाई अंक है तो उनका वर्ग का जो इकाई अंक होगा वह याद रखेंगे 4 होगा। पुनः फिर दोस्तों अगर किसी संख्या की इकाई अंक 3 और फिर 7 है तो उनका वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों 9। फिर दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें, अगर किसी संख्या की इकाई अंक 4 और 6 है तो उनका जो वर्ग का इकाई अंक होगा वह 6 होगा, ठीक है। और 5 का, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 है तो उनका वर्ग का जो इकाई अंक होगा, वर्ग का इकाई अंक, स्क्वायर का इकाई अंक, वह सिर्फ 5 होगा। ये हमें याद रखना है। इस सारणी से हमें ये समझ में आता है कि इसको हमें याद करना बहुत ही आवश्यक होगा, ठीक है। अब इनका आवश्यक कैसे होगा, कैसे हमें इनका उपयोग करेंगे, सो हम आगे में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप इन्हें याद रखिए, ठीक है। फिर से देखिए 9, 1 और 9 का किसी संख्या की इकाई अंक 1 और 9 है तो उनका वर्ग का इकाई अंक 1 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है तो वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। अगर किसी संख्या की इकाई अंक 3 और 7 है तो उनका होगा 9। अगर 4 और 6 है तो उनका होगा 6, 5 है तो वो बिल्कुल 5 होगा, ठीक है। आशा करते इतना आप समझ गए होंगे। इनको मिटाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या वर्गमूल। स्क्वायर रूट। दोस्तों इनकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो जैसा कि हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक संख्या है 25 और इनकी वर्गमूल की बात करें तो इनका वर्गमूल जो होता है ना दोस्तों वो 5 होता है। अगर हम 5 को 5 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है
25। यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर दी हुई संख्या हमें प्राप्त होता है। जैसे क्या कि 25 हमारे पास दिया हुआ है और जिनका वर्गमूल होता है 5, और 5 को पुनः 5 से हम गुना करते हैं तो ये जो 25 दिया हुआ वो हमें प्राप्त होता है, और यही है, इसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त जो या दी गई संख्या होता है वह हमें प्राप्त होता है। जैसे चलिए परिभाषा आगे लेते हैं। यदि किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो उसे वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल कहते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये परिभाषा बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप देखते रहिए, समझ में आएगा। हम यहाँ क्या लिखे हैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उदाहरण जैसे ही देंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। हम लिखे हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। अब ऐसा क्या, जैसे हमारे पास क्या कि हमारा दिया हुआ है क्या 25 का वर्गमूल बताइए, तो हम जानते हैं क्या दोस्तों, ये 25 का वर्गमूल 5 होता है। हम यहाँ क्या लिखे, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसे उसी संख्या, हम वह वर्गमूल संख्या की बात कर रहे हैं और वह वर्गमूल हमारा क्या है 5 है 25 का। तो हम 5 को दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा ना वो हमारा दिया हुआ संख्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ हमारा दिया हुआ कितना है 25 है, और 5 को जब हम उसी संख्या से गुना करें तो 25 हमें प्राप्त होता है, और यही 5 हमारा क्या कहलाता है, दी हुई संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ध्यान रखेंगे, दी हुई संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप अभी इनको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, हम इनको मिटाते हैं। दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने का हमारे पास दो विधि हैं। वर्गमूल ज्ञात करने का विधि, ये वर्गमूल ज्ञात करने का हमारे पास दो विधि है। एक विधि दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि जिनको अंग्रेजी में फैक्टर मेथड कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों भाग विधि, भाग विधि जिनको हम अंग्रेजी में
ठीक है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये दो विधि है, हम इसी दो विधि का उपयोग करेंगे। देखिए, तो हम यहाँ बता रहे थे कि वर्गमूल ज्ञात करने का विधि, तो हमारे पास ये आभास गुणनखंड विधि है और भाग विधि है। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं कि आभास गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं और भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं, अब इनका हम विशेष करके उपयोग कब करेंगे। ठीक है, भाग विधि का उपयोग कब करेंगे और गुणनखंड विधि का उपयोग हम कब करेंगे। तो चलिए हम इनको देखते हैं कि इनकी आभास गुणनखंड विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आभास खंड विधि। दोस्तों, इन जैसे कि हमारे पास एक जैसे हम 625 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल लेंगे, और ये भी आभास गुणनखंड विधि से। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको फैक्टर करेंगे, मतलब इनको हम एलसीएम निकाल लेंगे, और ये 625 का, और यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, और ये डायरेक्ट लगेगा 5 से। तो हम यहाँ लगाएंगे 125, 5 से 625 होता है, पुनः फिर 5 से, और यहाँ 25, 5 से 125 होता है, पुनः 5 से दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5 से 25। कहने का मतलब दोस्तों हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 625 बराबर करेंगे हम इनको क्या, कि 5 गुना 5 और गुना 5 गुना 5। दोस्तों ये जो 5 5 का है ना, ये किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, यानी पेयर करके हम बाहर कर लेते हैं रूट से। जैसे हमारे पास इन 2 5 में से एक 5 बाहर करेंगे, और यहाँ 2 5 में से एक 5 बाहर करेंगे, और ये जो होगा दोस्तों 5 गुना 5, यही हमारा क्या कहलाता है, 625 का वर्गमूल कहलाता है। तो हम इनको इस प्रकार से सिंपल में निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझ दे तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम समझा देते हैं। ठीक है, इनको मिटाते हैं, दूसरा लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम दोस्तों कि हमें 324 का वर्गमूल निकालना है। 324 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि 324 का हमें वर्गमूल निकालने से पहले हमें इनका एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कि इनका गुणनखंड कितना क्या सब हो सकता है। जिससे हमें 2 से लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 1, और पुनः फिर यहाँ 2 से लगेंगे दोस्तों, 3 से लगेंगे दोस्तों नहीं लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 27 दिया 81, और पुनः हम यहाँ लगाएंगे 3 से, यहाँ आ जाएगा 9, और पुनः हम यहाँ दोस्तों 3 से लगेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो हम क्या बोले कि हमें गुणनखंड में जो संख्या होगा वह हमें उनका 2 2 करके जोड़ा लगाना है। तो हमें यहाँ देखिए इनका भी इनका भी 2 2 का समूह बन रहा है, इनका भी, और इनका भी 2 2 का समूह बन रहा है। कहने का मतलब अगर इनको हम एक नियम के अनुसार लिखें तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 324 को हम लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना और 3। और जब हमें इस वर्ग से इन वर्गमूल इसके यानी रूट से हटाना निकालना होता है बाहर, तो हम 2 2 जोड़ा करके उसमें से एक एक करके बाहर निकालते हैं। जैसे 2 में से हम एक बाहर निकालेंगे, और इस 2 में से हम एक ठोक बाहर निकालेंगे, फिर इस 2 में से हम एक ठोक बाहर निकालेंगे, और सब गुना कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और ये 18 आ जाएगा, और ये जो 18 है दोस्तों ये 324 का वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आप इन्हें समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाग विधि से गुणनखंड को कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम भाग विधि से गुणनखंड को ज्ञात करते हैं और समझते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। तो भाग विधि से दोस्तों ध्यान दीजिए, आप कैसे करेंगे।
जैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ है हम ले लेते हैं यहाँ 576 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इनको हम भाग विधि से निकालते हैं। तो जब इनको हम भाग विधि से निकालेंगे तो ध्यान रखना होगा क्या कि हम पीछे से 2-2 करके जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। देखिए इनका जोड़ा लगेगा लेकिन इनका जोड़ा नहीं लगेगा। तो जिनका जोड़ा नहीं लगेगा मतलब हम इधर से हम भाग करेंगे 5 में, और हमें याद ध्यान रखना होगा जितना से हम इसमें भाग करेंगे दोस्तों उतना से हम गुना भी करते हैं। जैसे क्या कि हम यहाँ 2 से भाग करेंगे और 2 से गुना भी करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना कि ये 2 दूना 4, और ये हमारे पास 2 मिनट में लग जाता है। तो हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 संख्या एक साथ हो जाता है। ध्यान देखेंगे वर्गमूल में हमें जब भी भाग विधि से ज्ञात कर रहे होते हैं तो भाग विधि से जब भी ज्ञात करेंगे तो हमें 2-2 संख्या का जोड़ लगेंगे और उसके बाद भागा शुरू करेंगे। हम भाग में सिर्फ एक एक संख्या को उतारते हैं लेकिन हम वर्गमूल में 2-2 संख्या को एक साथ उतारेंगे। तो यहाँ 1 बच गया और ये 7 और 6 दोनों एक साथ उतरेगा। कितना हो गया यहाँ 176 हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है, इनको जोड़ कर लिखेंगे 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ 4। अब यहाँ हमें लगाना है दोस्तों 4 मर्द में, और जब 4 मर्द में हम लगाते हैं तो हमारे पास होता है 4 चौके 16 और फिर 4 चौके 16 1 17, और ये आ जाएगा दोस्तों कितना 4 24, और ये कट जाएगा। तो हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा 576 का वर्गमूल। 576 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों वह आ जाएगा 24, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ध्यान रखेंगे ये हुआ भाग विधि। एक और देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। तो एक ले लेते हैं दोस्तों 729। तो देखते हैं यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों 2-2 का जोड़ा लगा लिए। अब यहाँ हमें लगाना है 2 से, तो ये आ जाएगा 4 और 2 दूना 4, और ये आ जाएगा हम यहाँ 2 लिखेंगे, इसमें से घटेंगे 3, और ये आ जाएगा कितना, और ये आ जाएगा कितना 4, और यहाँ हम लगेंगे 7 से। तो 7 से जैसे ही लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 7 49, और 7 चौके 28 7 4 32, और ये आ जाएगा कट जाएगा, और हमें जो प्राप्त होगा वह 27 प्राप्त होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि हम इन दोनों विधि का उपयोग कहाँ करते हैं और किस स्थिति में इन दोनों का विधि का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, नोट करके लिखिएगा, जो दोस्तों आभाज्य गुणनखंड विधि था उन विधि का हम उपयोग कब करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी संख्या में आभाज्य गुणनखंड विधि का हम यहाँ लिख लेते हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि, आभाज्य गुणनखंड विधि। दोस्तों इस विधि का उपयोग किसी संख्या में छोटी संख्या को गुना, या यदि किसी संख्या में छोटी संख्या को गुना या भाग करके पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना हो तो
किसी संख्या में छोटी संख्या को गुना या भाग करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो इस गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या में छोटी संख्या को गुना या भाग करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा लिखिए भाग विधि के लिए यहाँ आप लिख लीजिएगा भाग विधि का उपयोग। तो भाग विधि का उपयोग दोस्तों हम कब करते हैं, तो यदि किसी संख्या में छोटी संख्या को जोड़कर या घटाकर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम आभास गुणनखंड विधि का हम कब उपयोग करेंगे और भाग विधि का हम कब उपयोग करेंगे, ये चीज़ आप क्लियर समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों हमसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए, जैसे हमारे पास ये है 24। दोस्तों कहेगा कि 24 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग करें, ऐसी कौन सी संख्या से या कौन छोटी संख्या से भाग करे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों अभी जस्ट पढ़े कि अगर हमें किसी संख्या को भाग कर या भाग दे करके या गुना करके अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो हम कौन विधि का उपयोग करेंगे, आभास गुणनखंड विधि का। तो आभास गुणनखंड विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, और पुनः दोस्तों यहाँ हम अगर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 600, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 300, और फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 150, और फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, और फिर यहाँ हम 5 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25, और फिर यहाँ हम 5 से लगेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो हमें इनको यह देखना है कि सब में 2-2 का जोड़ा लगाएंगे और देखेंगे किसका जोड़ा नहीं लगता है। जैसे हमारे पास 2-2 का है और ये 5-5 का है, 5 का भी लग गया। जैसे हम इनको लिख लेते हैं एक बार क्या कि 2400 बराबर क्या कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना और 5। तो देखिए इनका जोड़ा लग गया, इनका जोड़ा लग गया और इनका जोड़ा लग गया। एक 2 का जोड़ा नहीं लग रहा और एक 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब इनको पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए हमें 2 और 5, 2 गुना 5 कहने का मतलब 10 से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनको भाग करना पड़ेगा। जब इनको हम 10 से भागा करेंगे तो ये हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। यहाँ देखते हैं कि ये आ जाएगा कितना, हमें 2 से लगेंगे तो 1200, ठीक है, और 2 से लगेंगे 600, फिर 2 से लगेंगे तो 300, फिर 2 से लगेंगे तो 150, और फिर 2 से लगेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 75 गुना 150, ठीक है, और ये आ जाएगा 5, और यहाँ दोस्तों 15 50 50 यहाँ गलत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा
5 से लगेंगे तो 15 + 75 होता है दोस्तों, और ये आ जाएगा फिर 5 से लगेंगे तो हम यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। और हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ठीक है यहाँ तक, और उसके बाद हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 × 5 और × 3। तो ये इनका भी जोड़ा लग गया, और सिर्फ जिसका जोड़ा नहीं लगा वह है क्या 2 और 3। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 और 3 का गुणनफल से हमें भाग देना है, अर्थात 6 से हमें, अगर हम 6 से भाग करते हैं इसमें तो हमें क्या हो जाता है एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हम इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि 24 में 6 से भाग करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी में हमें ये पूछा जा सकता था कि 24 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करे कि गुणनफल हमारा परिपूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम कुछ और नहीं करते, यही 6 से हम गुना भी करते हैं, क्योंकि हमें 2 को और एक जोड़ा लगाने के लिए 1 2 से गुना करना पड़ता, और 3 को जोड़ा लगाने के लिए 1 और 3 से गुना करना पड़ता, और जब दोनों गुना करते तो हमें 6 ही प्राप्त होता, इसलिए हमें 6 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और जब समझ गए होंगे, देखिए दोस्तों हमें ये तो रहा हमें एक प्रोसेस के माध्यम से कि हम इन्हें कैसे करेंगे। जब इस प्रकार से हो तो हमें इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं। जैसे क्या कि हमारे पास इतना अनुभव तो है कि हम इनको क्या लिख सकते हैं 2400 को दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 और ये कितना 24 दोनों गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इनको और तोड़ सकते हैं क्या 6 चौके 24 और ये आ जाएगा 4 और गुना कितना 6 के रूप में आ सकता है 6 चौके 24। तो यहाँ ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 6 से गुना करने पर और 6 से भाग करने पर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप ऐसे भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 54 है, ठीक है। अगर हम 54 की बात करें कि इनमें क्या कौन संख्या से गुना किया जाए और कौन संख्या भाग किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हम इन्हें लिख सकते हैं 100 और गुना 54 और इनको भी क्या लिख सकते हैं न छाके 54, जहाँ 100 भी हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच गया क्या दोस्तों 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 6 से गुना करने पर और 6 से भाग करने पर ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। जैसे क्या हमारे पास एक है 2700 और ले लेते हैं 2700 और 2700 को लिख सकते हैं दोस्तों 100 और गुना 27 और यहाँ हम लिख सकते हैं 100। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या ही है, इनको अगर हम तोड़े तो यहाँ लिख सकते हैं 9 और 3 9 3 27। ये पूर्ण वर्ग संख्या और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें 3 से भाग करने पर और 3 से गुना करने पर ये 2700 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये भी हम शॉर्ट में आसानी से समझ सकते हैं। एक दोस्तों एक सवाल है, आप उनको बनाने का प्रयास कीजिए और बहुत आसान सवाल है। क्या कि हम आपको बता रहे हैं सवाल है दोस्तों कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 10 38 में से घटाने पर 38 में यानी वह छोटी छोटी संख्या जिसे 10 38 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। दोस्तों यहाँ याद रखेंगे घटाने पर बोला है। तो आप एक चीज़ कीजिए, हम आपको पीछे बताए हैं, अभी जस्ट बताए कुछ देर पहले कि हम जब जोड़ेंगे या घटाएंगे इसके लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या में अगर उनको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो तो हम उस संख्या में अगर जोड़ने या घटाने के कंडीशन में हो तो हम उसे भाग विधि से बनाने की प्रयास करेंगे। तो हमें याद रखिए, और एक चीज़ क्या याद रखना वो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए।
यानी से हमारे पास 10 है और 38 है, दो दो का जोड़ लगेंगे। और यहाँ देखिए हमें यहाँ कितना से लगाना है, 3 से लगाना है। और ये कितना आ जाएगा, 3 3 ना, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये दोनों जाएंगे 6 और इनको लिखेंगे 38। आप यहाँ सोचिए कि यहाँ कितना 2 मर्द में लगेगा, 2 मर्द में लग सकता है। देखिए 6 यहाँ 2 से लगेंगे तो 2 से गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 दूना 12, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हम 2 मर्द में नहीं 3 मर्द में लगेंगे, यानी हमें जितना लगना चाहिए था उनसे एक अधिक मर्द में लगेंगे जब हमें घटाने के लिए बोल रहा हो तब। ठीक है, हमें जब घटाने के लिए बोल रहा हो तो हमें नहीं दोस्तों, जब जोड़ने के लिए बोलेगा तब हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 2 से, और यहाँ 2 से लगेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 दूना 4 और 6 दूना 12, और ये तब आ जाएगा कितना 4 और 1। कहने का मतलब हम अगर इस संख्या में से अगर हम 14 घटा दें दोस्तों, 14 घटा दें तो हमें क्या हो जाएगा, हमें यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। ठीक है, हमें यह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। इनका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इनका आंसर कितना है। इसका आंसर दोस्तों 14 ठीक है, 14 घटाने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये दोनों विधि से हमें कैसे ज्ञात करना है और कब इनका उपयोग करके हमें किसी संख्या का पूर्ण वर्ग या किस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। ये आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर समझ गए होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम जैसा कि आपको हम बताएं हैं कि हम पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स आपके साथ लेकर के उपस्थित रहेंगे और रेगुलर हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी रेगुलर जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और जो भी अपने मित्र होते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए।